हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फिशुला को अगर हमें ठीक करना है तो हमें फिशुला के बारे में किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में फिशुला ही एक ऐसी बीमारी है जिसका रिकरेंस रेट सबसे ज़्यादा है और इसके जो इसके ऑपरेशन के जो तरीके हैं वो ही सबसे ज़्यादा हैं। जैसे मॉडर्न में लगभग 8 या 9 प्रकार के फिशुला के ऑपरेशन बताए गए हैं, जैसे सेटॉन, जैसे फिशलोटॉमी, फिशलेक्टॉमी, जैसे ग्लू, जैसे वैट, जैसे लिफ्ट। ये इतने ऑप्शन हैं, उसके बाद भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा फिशुला ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आयुर्वेद में अगर शल्य चिकित्सा में बात करें तो क्षार सूत्र है, जैसे इफ्टैक टेक्निक है। ये 2 प्रकार के जो फिशुला के ऑपरेशन में जो टेक्निक्स है वो अपनाई जाती है। तो जो रिकरेंस रेट है वो क्यों है, यानी कहीं ना कहीं इसके डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा था जिसकी वजह से फिशुला बार बार हो रहा था। तो फिशुला में 2 प्रकार के हम लोग स्पेशली कराते हैं ज़्यादातर क्लिनिक पे, एक फिशुलोग्राम एक्सरे और एक फिशुलोग्राम एमआरआई रिपोर्ट्स। तो फिशुलोग्राम एक्सरे और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में कौन सा बेटर होता है, क्यों होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे ये फिशुलोग्राम एक्सरे रिपोर्ट है, हम फिशुला की रिपोर्ट कराने हैं और ये एक्सरे रिपोर्ट है। एक्सरे रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये कोरोनल सेक्शन है, ये कोरोनल सेक्शन है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक है और ये इशियम बोन है। यहाँ पे देखिए डाई इंसर्ट की जा रही है, यानी इनका फिशुलोग्राम जब किया गया था तो जब डाई इंसर्ट की गई तो यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक एब्सेस है, यहाँ पे रेक्टम में इसकी ओपनिंग नहीं है, ऐसा हमें डाई मतलब देखने से, इमेज देखने से प्रतीत होता है। तो डियर फ्रेंड्स, फिशुला की रिपोर्ट में जो ये एक्सरे हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल रही हैं, जैसे फिशुला का ट्रैक कैसा है, लीनियर है नहीं, नॉन लीनियर है, या इसमें एब्सेस है तो बॉडी के किस पार्ट में है, इंटरस्पिंटिक है स्पेस में है, स्टोरेक्टल स्पेस में है, या एक्स्ट्रा स्पिंटिक स्पेस में है। तो ये सब हमें इस एक्सरे से नहीं पता चलता है। दूसरी तरफ है एमआरआई रिपोर्ट। एमआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जैसे इसमें मैं ग्रेड 1 का आपको फिशुला रिपोर्ट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लास्ट इंप्रेशन पढ़िए, एमआरआई इमेज रिवील्स ग्रेड 1 इंटरस्पिंटिक पेरिनल फिशुला एज डिस्क्राइब अबव। इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया कि यह जो ट्रैक है वो 2.5 सेंटीमीटर का है, जिसकी चौड़ाई विथ जो है वो 4.6 mm की है। इसका जो एक्सटेंडिंग 6 o'clock पर इसकी पोजीशन है। तो एमआरआई रिपोर्ट में हमें फिशुला के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, जबकि एक्सरे में उतना अच्छे से हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो कोशिश करें कि अगर फिशुला का कोई पेशेंट है, सबसे पहले एमआरआई फिशुलोग्राम प्लान करिए, क्योंकि इसमें लगभग 80% फिशुला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट 100% एश्योर नहीं कर सकता कि आपका फिशुला कैसा है। तो अगर आपको ज़्यादा क्लियर आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता करना है तो फिशुलोग्राम एमआरआई कोशिश करिए। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा पड़ता है, बट दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें क्लियर कट डायग्नोसिस भी पता चल जाती है, पेशेंट को रिकरेंस रेट भी कम हो जाता है। तो एमआरआई रिपोर्ट्स में क्या क्या लिख के आता है, आज हम वो पूरा आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे एक्सियल सेक्शन है, ये एक्सियल सेक्शन है। जैसे मैं एक बार पिक्चराइज भी कर दूँ, ये जो है वो एनल कैनाल है, और पास में ये एनल कैनाल है, ये आपकी एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बाहर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंटरनल स्फिंक्टर, और उसके बाहर जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर एनल वर्ड से जस्ट बगल में होता है, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसके बगल में होता है। तो जब सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो यहाँ पे लगभग 5 o'clock पे यहाँ पे मिल रही है। ये पेशेंट लिथोटमी पोजीशन पे लेटा हुआ है, हम इसको एक्सियल सेक्शन बोल सकते हैं। उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे मिल रही है। तो जब हम देखते हैं कि जिस पेशेंट की एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है, उसकी इंटरनल ओपनिंग ज़्यादातर हमें 6 o'clock पर ही मिलती है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींच दें, तो यानी जब पेशेंट लेटता है तो जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको पूरी एनल कैनाल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, एक एंटीरियर साइड में, ये इसका एंटीरियर रीजन है और ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पोस्टीरियरली जो होता है 5 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, 6 o'clock पे मिलेगी।
अगर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे ही मिल रही है, ये हम बोलते हैं, अगर एक लाइन हम देखें तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मिड लाइन और इसको बोलते हैं एंटीरियर मिड लाइन। ये क्या हो जाएगा, ये मिड लाइन है। मिड लाइन ने क्या किया, एक लेफ्ट, ये लेटरल पोजीशंस हो गई, ये राइट साइड हो गया, सॉरी ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो एक पेशेंट की एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे है, तो 6 o'clock का जब एक्सटर्नल ओपनिंग हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि उसकी ज़्यादातर इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलती है, 6 पे ही मिलती है। और मान लेते हैं एक पेशेंट है जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 7 o'clock पे मिल रही है या 8 o'clock पे मिल रही है, तब भी हम देखते हैं कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग 6 पे मिलती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग देखकर हम उसकी इंटरनल ओपनिंग को इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर 5 o'clock पे मान लेते हैं किसी पेशेंट की एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है, तो इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, 6 पे। अगर 8 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है तब भी वो 6 पे मिल रही है। 6 पे है एक्सटर्नल ओपनिंग तब भी 6 पे मिल रही है। तो ये गुडसॉल रूल मैं आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं। अगर एक इमेजिनरी हम एक रेडियल सर्कल यहाँ पे खींचे, एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, तो हम देखते हैं, लेकिन जब यही एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड में हो और लगभग यहाँ से लगभग 3.75 सेंटीमीटर दूर हो, कहाँ से, एनल वर्ड से 3.75 सेंटीमीटर दूर हो, तो देखा जाता है कि उसकी भी इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे मिलती है। लेकिन यही अगर एक्सटर्नल ओपनिंग ये 3.7 सेंटीमीटर से अंदर होगा, यानी यहाँ पे होगा, तो उसका डायरेक्शन जो होगा इंटरनल ओपनिंग का, वो बिल्कुल सीधी दिशा में मिलेगी। तो देख रहे हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग अगर किसी पेशेंट में एनलवर्स में एंटीरियर साइड में बिलो द अंडर द 3.75 सेंटीमीटर है, तो उसका जो फिशुला का ट्रैक है वो सीधी दिशा में है, और अगर 3.75 से दूर है तो उसका इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी, 6 o'clock पे। तो इसको हम बोलते हैं गुडसॉल रूल। इसको क्या बोलते हैं, गुडसॉल रूल। तो गुडसॉल रूल के अनुसार अगर किसी पेशेंट में फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग हमें पोस्टीरियर साइड में मिल रही है, कहीं भी मिले, तो इसकी इंटरनल ओपनिंग 6 पे ही मिलेगी। लेकिन अगर एंटीरियर साइड में मान लेते हैं एक पेशेंट आया जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 3.7 सेंटीमीटर से दूर है, तो वो यहाँ एनल कैनाल में सीधे न जाकर 6 की तरफ जाएगा ट्रैक, और अगर 3.7 सेंटीमीटर से अंदर है एक्सटर्नल ओपनिंग एनल से, तो सीधी दिशा मिलेगी। ये गुडसॉल रूल है, और ये लगभग 80% फिशुला के केस में ये सही है, ऐसा ही केस में मिलता है। तो सोचिए कि एक पेशेंट आया है जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हमने देखा कि उसकी 5 o'clock पे है, तो हमने ये इमेजिन कर लिया कि हमारा जो इंटरनल ओपनिंग मिलना चाहिए वो 6 o'clock पे ही मिलेगा। तो ये गुडसॉल रूल के अनुसार अगर एक पेशेंट आया है, उसका एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड में है, कहाँ पर है, अगर 3.7 सेंटीमीटर से दूर है तो उसका ट्रैक जो होता है वो घुमावदार होगा, अगर 3.7 सेंटीमीटर से अंदर है तो ट्रैक सीधा होगा। पोस्टीरियर साइड में कहीं भी हो, चाहे 5 पे हो, 6 पे हो, 8 पे हो, उसकी इंटरनल ओपनिंग 6 पे ही मिलेगी। अगर लेटरल साइड में मान लेते हैं यहाँ पे है, तो चूंकि जैसे मैं बताया ये लगभग 70 से 80% ये रूल फॉलो होता है, तो हो सकता है सीधी दिशा में भी जा सकता है, हो सकता है घुमावदार भी हो सकता है। तो ये गुडसॉल रूल के हिसाब से आपका ओपनिंग है। अब होता है कि इंटरनल ओपनिंग, जो फिशुला की इंटरनल ओपनिंग के बेस पे हम इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग देखकर हम इंटरनल ओपनिंग का पता कर सकते हैं। अब इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिल रही है, तो थोड़ा सा हमें एनाटॉमी क्लियर होना चाहिए। ये हमारी एनल कैनाल है, एनल कैनाल लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम एनल कैनाल देखें तो ये मान लेते हैं एनल कैनाल है, ये लगभग 4 सेंटीमीटर है। ये अगर हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर का ये एनल कैनाल होती है। पूरी एनल कैनाल को हम सर्जिकल एनल कैनाल कहते हैं, और ये जो होती है डेंटेट लाइन है। ये क्या है, ये डेंटेट, दांत जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको डेंटेट लाइन बोलते हैं। ये डेंटेट लाइन है, ठीक है। तो डेंटेट लाइन तक हम एनाटॉमिकल एनल कैनाल कहते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जैसे हमने कहा ना एक्सटर्नल ओपनिंग, तो ऊपर करिए वीडियो, एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे आपने देखी, दूर देखी, लेकिन इंटरनल ओपनिंग कहाँ कहाँ मिलेगी, इंटरनल ओपनिंग उसको मिल सकती है बिलो द डेंटेट लाइन। यानी ये अगर डेंटेट लाइन है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये डेंटेट लाइन है, क्या है ये डेंटेट लाइन, ये क्या है डेंटेट लाइन। अगर डेंटेट लाइन के नीचे
ओपनिंग मिलती है, मान लेते हैं फिशुला का ट्रैक ऐसा है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है ये, तो जो डेंटेड लाइन के नीचे मिलती है, तो हो सकता है ये फिशर की वजह से हमें फिशुला बना हो। तो डेंटेड लाइन के नीचे इंटरनल ओपनिंग मिल सकती है। एट द डेंटेड लाइन पे हमें फिश इंटरनल ओपनिंग मिल सकती है। ये देखिए डेंटेड लाइन। तो डेंटेड लाइन पे क्या होता है, आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और पास में लाइए वीडियो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड ये है एनल क्रेफ्ट्स। एनल क्रेफ्ट्स जो होती हैं साइनसेस में अपना सिक्रीशन वहाँ पे ड्रेन करती हैं। कई बार ये एनल ग्लैंड जो होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। इसी एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से एनल क्रेफ्ट जो होती हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाती हैं, और हमें एक क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से एक फिशुला मिलता है, जिसे हम बोलते हैं कि एट द डेंटेड लाइन पे उसकी इंटरनल ओपनिंग मिलेगी। अब क्या होता है, ये है रेक्टम। रेक्टम और डेंटेड लाइन के बीच में भी एक ओपनिंग मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं इंटरनल ओपनिंग कहाँ कहाँ मिल रही है, बिलो द डेंटेड लाइन, एट द डेंटेड लाइन, अबव द डेंटेड लाइन, बट बिलो द एनोरेक्टल रिंग, यानी ये रेक्टम है, एनल कैनाल है, इसके बीच में। और एक बार ओपनिंग हमें और भी मिलती है, रेक्टम में ओपनिंग मिलती है। तो हमें इंटरनल ओपनिंग कहाँ कहाँ मिल रही है, 4 जगह इंटरनल ओपनिंग मिल सकती है। एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ मिल रही है, यहाँ आपने देख ही लिया, इंटरनल ओपनिंग ये है। तो अगर बिलो द डेंटेड लाइन इसका कॉज फिशर हो सकता है, एट द डेंटेड लाइन इसका कॉज क्या हो सकता है, एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और लगभग 70 से 80 या 90% तक फिशुला इसी एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और अगर यहाँ पे है तो हो सकता है उसको क्रोन्स की बीमारी हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो सकता है टीबी की वजह से हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी हम कॉज डिस्कस करेंगे। तो एक फिशुला में एक्सटर्नल ओपनिंग को देखकर हम इंटरनल ओपनिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनल ओपनिंग के बेस पे हम उसके कॉज को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग के बेस पे फिशुला के ट्रैक को कैसे आप मतलब उसको आप सर्च करोगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जो फिशुला का ट्रैक है, ये जो ट्रैक जा रहा है इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने एक्सटर्नल ओपनिंग मान लेते हैं, एक पेशेंट की एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे थी, एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे थी, तो उसकी इंटरनल ओपनिंग मान लेते हैं हम डेंटेड लाइन पे थी। लेकिन अब हमारा जो ये ट्रैक है, जैसे ये ट्रैक है, ये फिशुला का क्या है, ट्रैक है। तो ये ट्रैक क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और ये ट्रैक जो होता है वो लीनियर कर्वी लीनियर भी हो सकता है। तो आपका ट्रैक जो हो सकता है वो लीनियर यानी बिल्कुल सीधा सीधा होगा, कर्वी लीनियर मतलब थोड़ा सा घुमावदार होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये सारे फिशुला के केस में आपको देखने को मिलेंगे। आप बिलीव करिए, अगर आप 100 फिशुला के केस देखने वाले हैं तो 100 के 100 में ये आपको जरूर, चाहे कहीं पे आपको लीनियर ट्रैक मिलेगा, कहीं कर्वी लीनियर मिलेगा, कहीं डायमीटर उसका थिन मिलेगा, कहीं वाइड मिलेगा, कहीं ब्रांचेस मिलेंगी, कहीं हॉर्सू शेप ट्रैक मिलेगा, कहीं एब्सेस मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, फिशुला का जो केस होता है वो इतना डिफरेंट, इतना वेरिएशंस होता है उसमें कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको देखने में। और ये कई किताबों से, कई जगह पढ़ने से, अपने गुरुजनों से सीखने के बाद, कई अपने सीनियर से सीखने के बाद ये मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये प्लीज आप एक बार देखिएगा, ये आपके लिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपका ट्रैक कैसा है, लीनियर है कि कर्वी लीनियर है। अब आता है डायमीटर। अब मान लेते हैं कि आपका जो फिशुला का ट्रैक है वो थिन है। कई बार होता है फिशुला का जो ट्रैक होता है इतना दुबला पतला होता है कि आपका प्रोब ही नहीं जा पाता, जैसे इतना दुबला है देखिए ये। और कई बार इतना चौड़ा होता है फिशुला का ट्रैक, इतना वाइड होता है कि लगता है कि उसमें आपकी एक फिंगर इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, जब आप रिपोर्ट कराएंगे तो देखिएगा। अब सोचिए एक फिशुला का ट्रैक है, आपका जो डायामीटर है वो बिल्कुल थिन है। अब क्या है, आपके पास प्रोब है मोटी सी। भाई हम लोग जब फिशुला को, जब उसका अवलोकन करते हैं, फिशुला नाड़ी जो फिशुला ट्रैक का विद द हेल्प ऑफ शलाका, जब हम इसको अवलोकन करते हैं, अगर आपका प्रोब थोड़ा सा वाइड है तो आपका थिन ट्रैक में कैसे इंसर्ट होगा। तो ऐसे केस में हम लोग जो प्रोब यूज करते हैं, तो हम लोग ये एक तरह से इस तरह का प्रोब आप यूज कर सकते हैं। ये कॉपर वायर या कॉपर का जो चांदी के वायर होते हैं उसको कर सकते हैं, या बहुत पतली सलाका का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका जो फिशुला का ट्रैक हो सकता है वो बहुत दुबला पतला हो सकता है, या बहुत चौड़ा हो सकता है, थिन हो सकता है, थिक हो सकता है, यानी सॉरी वाइड हो सकता है।
कई बार जब फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी मान लो तो पेशेंट को 4-5 साल से फिस्टुला था, उसने एंटीबायोटिक खाई, ठीक हो गया, फिर हो गया, तो फाइब्रोसिस होने की वजह से कई बार फिस्टुला के ट्रैक हमें बहुत पतले मिलते हैं। कई बार तो इतना पतला होता है कि आप जब वहाँ पे बाहर से कोई लिक्विड डालते हैं तो इंटरनल ओपनिंग मिलती ही नहीं आपको। तो उस समय आपको ये प्रोब आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब मानते हैं ब्रांचेस। कई बार मान लेते हैं फिस्टुला का ट्रैक जा रहा था, उसमें एक ब्रांचेस मिल गई। कहाँ पे ब्रांचेस मिल गई? लेटरल साइड में, जैसे आपको इस रिपोर्ट में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये ओरिजिनल रिपोर्ट है ग्रेड 4 के फिस्टुला में। देखिए एक ब्रांच है, देखिए ट्रैक कहाँ है? मीडियल साइड डेंटेड लाइन पे ओपन हो रहा है, लेकिन ट्रैक इसका जो ब्रांच कहाँ है? लेटरल साइड में लिवेटर यानी मसल की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसे भी केस आपको मिलते हैं। तो आपका ब्रांच किधर है? लेटरल साइड जा रहा है या सुपीरियरली जा रहा है? सुपीरियरली मतलब डेंटेड लाइन की तरफ जा रहा है, या मीडियली जा रहा है, या 6 डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे आपको 6 डायरेक्शन आता है। ये होता है बेटा लेटरल, ये होता है सुपीरियर, ये होता है मीडियल। अगर ये नीचे की तरफ स्किन की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर। इसी तरह अगर वो इसी तरह एक और होता है, ये पोस्टीरियर हो गया। इसी तरह अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में देखें, जब पेशेंट आपका कोरोनल सेक्शन में देखें, अगर ट्रैक ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एंटीरियर, और सॉरी यहाँ पे पोस्टीरियर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सॉरी एंटीरियर, और अगर नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं इन्फीरियर, ये पोस्टीरियर ही होगा। तो 6 डायरेक्शन होते हैं ब्रांचेस के या आपके फिस्टुला ट्रैक के। तो आपको हर चीज़ के बारे में जानना है। मान लेते हैं कि एक फिस्टुला का आपके पास केस आया, उसका ट्रैक जो था वो लेटरल साइड है। आपको एक मेन ब्रांच थी, ये प्राइमरी ट्रैक था, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? छारसूत लाइगेट कर दिया। लेकिन जो ये सेकेंडरी ट्रैक था ये आपको नहीं मिला, आपने प्रोबिंग किया, आपने नहीं दिया। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग बिना फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराए ही केस कर देते हैं। तो ये जो ब्रांच छूट गई, ये क्या हो जाएगा? आपको प्रोब डाला, आपको ये ट्रैक मिल गया, ये छूट गया। तो लेटरल साइड में आपको ये जो ट्रैक है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर यही मीडियल साइड होता है तो एक ही छारसूत से ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इस साइड में ट्रैक है तो आपको जो ब्रांचेस हैं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, इसके ड्रेन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक होता है हॉर्सू शेप फिस्टुला। हॉर्सू शेप फिस्टुला एंटीरियर और पोस्टीरियर। हॉर्सू शेप क्या होता है कि आपके जो फिस्टुला है, आपका जो फिस्टुला है, ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक मॉडल बनाया है, ये पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटा हुआ है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। कई बार होता है कि हमारे जो इश्यो एनल फोसा, जो इश्यो रेक्टल फोसा होती है, मैं उसका स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये अंदर की नर्व और वेसल सब दिखाया गया है। बस आप अभी समझिए कि आपको एक पेशेंट आया जिसमें हमारे रिपोर्ट में लिखा है हॉर्सू शेप फिस्टुला एंटीरियर साइड में। तो एंटीरियर साइड का मतलब होता है कि जो यहाँ पे ये जो लिगामेंट होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो ये हॉर्सू शेप हो गया, घोड़े की नाल जैसा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये किधर है? एंटीरियर साइड में। इसी तरह एक फिस्टुला और आपको मिलता है पोस्टीरियर साइड में, उसको भी हम लोग हॉर्सू शेप फिस्टुला बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड में। ये देखिए, तो पोस्टीरियर साइड में भी हॉर्सू शेप फिस्टुला मिलता है, एंटीरियर साइड में मिलता है। एक बार ये इंटरस्पेटिक स्पेस में हॉर्सू शेप बन सकता है एंटीरियर साइड में, और इंटर स्पेस में पोस्टीरियर साइड में बन सकता है। तो जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस देखेंगे तो ये सारे केसेस आपको मिलेंगे, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अलग से डिस्कस करूंगा कि एंटीरियर साइड में अगर हॉर्सू शेप फिस्टुला है तो इसमें कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, और पोस्टीरियर साइड में तो कैसे इलाज करना है। इसी तरह एब्सेस है। मान लेते हैं कि एक कैविटी है, आपका फिस्टुला ट्रैक जा रहा था और यहाँ पे एक कैविटी आपको मिल गई, जैसे आपको एक रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये भी ओरिजिनल पिक्चर है। ये देखिए ट्रैक जा रहा है, डेंटल लाइन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, यहाँ पे एक एब्सेस है और यहाँ पे एक ब्रांच आप देखिए जो कि लिवेटर मसल की तरफ जा रहा है। तो आप सोचिए कि आपका फिस्टुला ट्रैक तो एक ही था, लेकिन यहाँ पे एक एब्सेस भी है, एक ब्रांच भी है। तो आपको जब भी फिस्टुला का ट्रीटमेंट करना है तो डियर डॉक्टर्स, एक बार आपको इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट को कोई कैविटी तो नहीं है, कोई लेटरल या कोई वहाँ पे रेमिफिकेशन यानी ब्रांच तो नहीं है,
अगर कैविटी है तो कहाँ पे है, इश्यो रेक्टल फोसा में है, ये इश्यो रेक्टल फोसा है, ये आपका इश्यो रेक्टल फोसा है, ये आपका इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस तो नहीं है, पेरियनल स्पेस में एब्सेस तो नहीं है, या सुप्रालिवेटर स्पेस में तो एब्सेस नहीं है। 4 जगह एब्सेस बनते हैं। एक तो आपका यहाँ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरियनल स्पेस, एक दोनों स्फिंक्टर के बीच में बनता है, एक इश्योएनल फोसम बनता है, एक सुप्रालिवेटर स्पेस में बनता है। तो जब मैं एब्सेस पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ दिखा दूंगा। तो एब्सेस में होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको 2 चीज़ें होती हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, पार क्लासिफिकेशन और सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। तो पार क्लासिफिकेशन में क्या है कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सीधे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बना है। आप पहले सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन देख लीजिए। जब आप एमआरआई रिपोर्ट कराएंगे तो देखिए वहाँ पे ये लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है एमआरआई इमेज रिवील्स ग्रेड 1 फिशुला। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेड 1 फिशुला? मान लेते हैं आपके पास रिपोर्ट आया उसमें ग्रेड 1 फिशुला है, तो इसका क्या मतलब है, इस तरफ से हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखिए, ग्रेड 1 फिशुला का मतलब था, इसको हम बोलते हैं सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। तो ये है इंटरनल स्फिंक्टर, ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये है लिवेटरनरी मसल। तो अगर इंटर स्फिंक्टर स्पेस में केवल ट्रैक है तो उससे बोलते हैं ग्रेड 1 फिशुला। अगर इंटर स्फिंक्टर स्पेस में ट्रैक है और उसमें एक नया ब्रांच बन जाए या एब्सेस बन जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेड 2 का फिशुला। अगर ट्रांस स्फिंक्टिक फिशुला है, देखिए वहां पे दोनों स्फिंक्टर के बीच से ट्रैक जा रहा था, यहाँ दोनों स्फिंक्टर के दूर से ट्रैक जा रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्रेड 3 का फिशुला। अगर दोनों स्फिंक्टर के बाद से ट्रैक जा रहा है और एक ब्रांच है यहाँ पे एब्सेस है तो उसको बोलते हैं ग्रेड 4 का फिशुला। और अगर ये ट्रैक जो है लिवेटर यानी मसल को भी पार कर गया है, चाहे वो सुप्रा स्फिंक्टिक फिशुला हो चाहे एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिशुला, इसको बोलते हैं ग्रेड 5 के फिशुला। इसी तरह पार्क क्लासिफिकेशन भी यही बता दे रहा हूँ। अगर इंटर स्फिंक्टिक फिशुला है तो उसको बोलते हैं, पार्क ने 4 प्रकार के फिशुला बताए थे, इंटर स्फिंक्ट्रिक यानी दोनों स्फिंक्टर के बीच में, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक यानी दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए, एक उन्होंने बताया था सुप्रा स्फिंक्ट्रिक यानी एक स्फिंक्टर के ऊपर से जाएगा, दूसरे स्फिंक्टर को पियर्स करके डेंटल लाइन पे ओपनिंग मिलेगी। और एक होता है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, दोनों स्फिंक्टर के ऊपर से जाएगा ट्रैक, तो ये होता है पार्क क्लासिफिकेशन। तो आपको किसी भी फिशुला को ठीक करना है तो डियर डॉक्टर्स, आपने देखा इतनी चीजों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। उसके बाद आता है कॉजेज, फिशुला के कारण क्या क्या हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया अगर उसकी इंटरनल ओपनिंग, अगर फिशुला की इंटरनल ओपनिंग बिलो द डेंटेट लाइन मिलती है, तो उसका कॉज क्या होगा, फिशर होगा। अगर एट द डेंटेट लाइन मिलती है तो उसका कॉज क्या होगा, एनल क्रिप्स का इंफेक्शन होगा या एनल ग्लैंड का इंफेक्शन होगा। अगर लिवेटर ये एनोरेक्टल रिंग और डेंटेट लाइन के बीच में मिलेगा तो हो सकता है वो इंजरी ट्रामा की वजह से हो, टीबी की वजह से हो, क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस, या हो सकता है कि और कोई कॉज हो सकता है। अगर उसका रेक्टम में ओपनिंग है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, टीबी और आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और फिजिकल इंजरी, ये बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये कॉजेस हो सकता है। और डिस्चार्ज, फिशुला में जो डिस्चार्ज होते हैं कई बार वाइट थिन डिस्चार्ज होता है, तो वाइट थिन कैजियस या चीजी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये ट्यूबरकुलर हो सकता है। और जब आप फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग पे जब देखेंगे, जहाँ पे फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग है वहाँ पे आपको जो आउटग्रोथ मिलेगी वो बिल्कुल जो होता है फ्लशिंग रेडनेस होगा। यहाँ पे जो स्किन होगी फ्लशिंग रेडनेस होगी, तो वो हो सकता है कि फिशुला जो है वो का कारण है वो टीबी की वजह से ट्यूबरकुलर फिशुला है। अगर येलो पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस, एक बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर वहाँ पे कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हमारा फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई स्प्राउटिंग टाइप की है, तो इसका मतलब है कि आपके फिशुला ट्रैक में कोई ना कोई एक फॉरेन बॉडी पड़ा हुआ है, या तो आपका छासू सही दिशा में नहीं पड़ा है या तो वहाँ पे फॉरेन बॉडी पड़ी है। तो ये जो होते हैं फिशुला के बारे में लगभग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक फिशुला को ठीक करने में कितनी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमने एक मॉडल बनाया है, इसके बेस पे अब हम
डिस्कस करेंगे, एक एमआरआई रिपोर्ट लेंगे और जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका मैं हर एमआरआई रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें एक फिश